सरदार अख्तर मेंगल साहब, आप बैठ जाएं, आपको मौका दे रहे हैं इसके बाद। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दतों के बाद मौका मिला है कि आज यहाँ पर जो मसाइल ज़ेर बहस आ रहे हैं, एक हम बिल लाए थे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के लिए। कई बार वो आता गया और ऐवान की इस हालत की वजह से हर बार डिफ़र होता रहा। आज भी शायद वो एजेंडे में था, लेकिन पता नहीं अब हमारी बारी कब आएगी। चलाएंगे जी, पूरा एजेंडा पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह कहा जाए कि पार्लियामेंट का तकद्दुस बरकरार रखना चाहिए, काश हम में ये एहसास पहले दिन होता, क्योंकि रोज़ अव्वल से जो खिश्त रखी गई है वो टेढ़ी रखी गई है। तो आप ये उम्मीद न रखें कि ये इमारत जो है कभी भी सीधी हो पाएगी। एक हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब एक रेजोल्यूशन लाए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से कि उसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो आइन के खिलाफ हैं, जिसमें मुल्क को तोड़ने की बातें की गई हैं। उसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ PDM। लेकिन एक बात मैं वजाहत चाहूँगा, हम ये नहीं समझ पाए थे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इतना छा जाएगा। आज वाकई इस ऐवान की कार्रवाई देखकर वाकई छा गया। उससे पहले कि मैं उस तरफ आऊँ, हमारे एक ऑनरेबल मेंबर, मेरे ख्याल में उनका ताल्लुक MQM से है। जनरल स्पीकर, आप भी उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम ज़बानें, तमाम कबाइल हमारे लिए काबिल एहतराम है। उस ऑनरेबल मेंबर ने हमारे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, हमारे सियासी इख्तलाफ भी थे उनके साथ, उनके कबीले का नाम उस अंदाज में लिया है जिसकी मैं ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ और मैं चाहता हूँ उनको माजरत भी करनी चाहिए। वो मेंबर, वो शख्स इस ऐवान का हिस्सा रह चुके हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब, और मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा वो उर्दू अच्छी तरह बोल लेते हैं। अगर तलफ़ुज़ में कुछ प्रॉब्लम है, हमें कहें, हम आपको सिखा देंगे। वो अचकज़ई है जी, उचकज़ई नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। उस जलसे में जो बातें हुई हैं, कहा जा रहा है कि जो उर्दू के खिलाफ बातें हुई, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने जिस तरह पहले किया, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन तमाम ज़बानें जो इस मुल्क में बोली जाती हैं उनका भी एहतराम होना चाहिए, उनको भी वो दर्जा दिया जाना चाहिए। वो सूबे और वो अक़वामें अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में शामिल हुई हैं, इस वजह से नहीं कि उनकी ज़बानों को इस हद तक नज़रअंदाज किया जाए कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो ज़बानें बोलना जो है भूल जाएं। ये आपका आर्टिकल 28 कहता है। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी हमने आर्टिकल 251 की खिलाफ वर्जी की है। मैं कोट करता हूँ जी, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251, एनी सेक्शन ऑफ द citizen having a distinct language, script of culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law, establish institution for that purpose। दूसरी जो अहम बात कहा जा रहा है कि जी वहां पर आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाए गए हैं। किसने लगाए? अच्छा हुआ किसी बलोच कोई इल्जाम न, हमें तो कब का फांसी दी जाती। और वो नारा किस पे लगाया जा रहा है? शाह अहमद नूरानी के फर्जंद पर, जिसके आबा अजदाद ने इस मुल्क को बनाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल था। हमें आइन की छोटी शिकों की खिलाफ वर्जी याद आती है, लेकिन इस पूरे आइन को जब रोंदा जाता है, हमारे वो जज्बात कहां सोए हुए होते हैं? क्या आर्टिकल 6 इस पूरे आइन का तहफ़्फ़ुज़ की हमें गारंटी नहीं देता? आए मुराद सईद साहब, अभी आप एक रेजोल्यूशन लाएं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। जिस किसी ने भी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है उसको सरेआम फांसी दी जाए, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे जुडिशरी हो। लाएं आर्टिकल, मैं आपको सपोर्ट करता हूं।
उन छोटी छोटी बातों को हम याद रखते हैं, लेकिन पूरे आइन की हमारे लिए जो है कोई इज्जत और अहमियत नहीं। और एक बात मैं आपसे बता, अच्छा उस हमारे साथी ने उनैस नूरानी साहब ने अपनी वजाहत में इंटरव्यू में भी कहा थी कि स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अब जरा साहब या ये कह दें कि जी इज़हार राय की जो है यहाँ पर कोई गुंजाइश है ही नहीं। असेंबलियों में बोलने नहीं दिया जाता, बाहर बोलने नहीं दिया जाता। इस तरह की करारदाद लाने से आप ये साबित करना चाहते हैं कि जलसों जुलूसों में किसी को बात करने की इजाजत नहीं। तो इस पर वो जो कहा जाता है कि जी यहाँ पर एक मार्शल्ला लगा हुआ है, ये बातें तो मार्शल्ला में होती है ना, ये काम मार्शल्ला में होते हैं। तो आपके इस करारदाद से आप उन लोगों की उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं बातों को कि हकीकतन जहां पे किसी को इज़हार राय की इजाजत नहीं हो, वो सिर्फ मार्शल्ला दौर में ही हो सकता है। आपकी अपनी हुकूमत के नुमाइंदे उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि यहां पर जो है मार्शल्ला नाफिज है, कोई माने मैं उन लोगों के नाम भी लेता हूं, आप लोगों को शायद इल्म ना हो, बाहर बैठे हुए हैं। नवाब खैरबश मरी के बेटे हैरब्यार मरी साहब जो इस पार्लियामेंट के हिस्से रहे हैं, नवाब अकबर खान बुगटी के नवासे बरामदा बुगटी साहब जो इस मुल्क के गवर्नर भी, सूबे के गवर्नर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, वजीर आला भी रहे हैं। डॉक्टर अल्लाह नजर साहब जो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर थे, उसको वहां तक पहुंचा दिया गया। जनरल स्पीकर साहब, मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट पेश करता हूं आप लोगों की नॉलेज के लिए। हैरब्यार मरी पर जब लंदन में यूके की अदालतों में केस चल रहा था दहशतगर्दी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, और उनकी लिए जो विटनेस वीडियो लिंक के लिए जिसने उन पर गवाही दी थी कि ये बेगुनाह हैं, वो कौन थे आपको मालूम है? मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब। स्टेटमेंट में कोट करता हूं उनका जी, आई डू द सेम एज अ टेरर सस्पेक्ट सेज इमरान खान। यह है उनका फ्राइडे जनवरी 2009 में। ये आर्टिकल पाकिस्तान के किसी अखबार में नहीं है जिसको हम एडिट कर सके, ये पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे नहीं आया है, और ये बिल्कुल बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, कहें तो उसको ऐवान के रिकॉर्ड के लिए भी मैं देख सकता हूं। उसमें बलूचिस्तान की आज़ादी की उसने बात की है कि आज जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं ये उन मुजालिम का नतीजा है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ये करता। जब मुल्क का वजीर आजम उस वक्त कर सकता है तो उनैस नूरानी ने अगर स्लिप ऑफ टंग उनसे हो गया है, अगर उनको अगर सजा दी जाती है तो वजीर आजम के लिए थोड़ी सी सजा बनती है। जजीरों की जो बात हुई जनाब चेयरमैन साहब, कहा जा रहा है जी एक खत के जरिए सिंध गवर्नमेंट ने, आगे लिखा होगा मेरे इल्म में नहीं है, कि क्या एक खत के जरिए से हम आइन को तब्दील कर सकते हैं? जजायर साहिल ये उन सूबों की मिल्कियत है, उनमें से 1 इंच भी, चाहे वो बलूचिस्तान के जजायर हों चाहे सिंध के जजायर हों, दौरे मार्शल्ला में न उनको सरेंडर किया गया है और न ही जमहूरी हुकूमतों में जो उनको सरेंडर किया जाएगा। ये जजायर हजारों साल से वहां पर मौजूद, वहां पर आबाद उन माहीगिरों के हैं। ये जजायर हजारों साल से उस मिट्टी से मोहब्बत करने वाले उन लोगों के हैं, ना कि सिर्फ जजायर का कब्जे किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में तो ज़रई ज़मीनें लोगों की DHA के नाम से और सूबाई हुकूमत की तवज्जुह से जो है हुकूमत की तहवील में दिए जा रहे हैं। ग्वादर जिसको जो है कहते हैं कि तरक्की के हम चांद लगा देंगे,
وہاں پہ لوگوں کی زرعی زمینیں جو ہزاروں سال سے آباد تھی، عمانی ریاست نے، عمان جب وہاں پر اس کی حکومت تھی، عمانی حکومت نے بھی ان زمینوں کو جو سرکاری ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن جب پاکستان آیا اور سی پیک آیا، ہم تو سمجھتے تھے جی سی پیک ہمارے لیے بڑی ترقی لائے گا، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سی پیک کے نام پہ جو ہے ہمیں بے گھر کر دیا جائے گا، ہمیں بے زمین کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں تھی جن کی میں نے وضاحت کی، آپ کا پھر میں ایک شکریہ ادا کروں گا۔ ہاں، یہ بات ضرور کہنا میں چاہوں گا، کہتا ہے کہ جی بانی پاکستان محمد علی جناح کی مزار کی جو بے رحمتی ہوئی ہے، اگر کی گئی ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی وہ غلط ہوا ہے۔ کیا ان 70 سالوں میں بابا قوم کے خوابوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ کیا ان 70 سالوں میں بانی پاکستان کے ان جو مستقبل کے خواب اس نے دیکھے تھے اس ملک کے لیے، کیا اس نے ماشاء اللہ کے خواب دیکھے تھے؟ کیا اس نے ڈی ایچ اے کے خواب دیکھے تھے؟ کیا اس نے یہاں پر یہ دیکھا تھا کہ یہاں پر لوگ جو ہے پاپا جونز کے پیزے کھائیں گے؟ نہیں، یہاں پر ان کا جو خواب تھا اس کی تعبیر یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پہ جو اکائیاں ہیں، جو صوبے ہیں، ان کو برابر حقوق دیے جائیں۔ وہ چاہے اس زمانے میں ایسٹ پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا، میرے خیال میں بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ بلوچستان میں 5واں ملٹری آپریشن کیا جائے گا۔ بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسن لیے جائیں گے۔ اس نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے لخت جگروں کی جو ہے مسخ شدہ لاشیں ان کے ماں باپ کے سامنے جو پھینک دی جائے گی۔ انہوں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی قبروں کے لیے اجتماعی قبریں بنائی دی گئی ہوگی۔ یہ خواب اس کے جو ہے ان خوابوں پر پانی کس نے پھیرا؟ نہیں جی، پاپا جونز نے، ان کا بھی تو نام نہیں سننا۔ چلو جی، علی محمد صاحب آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، بھائیوں کی طرح آپ کو، انہوں نے تو پھیرا، میں نے تو لسٹ آپ کو دی تھی، آپ نے کیا کیا جی؟ آپ کچھ کرتے تو میں آج یہاں پہ